हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं अनिल मोहन का नॉवेल पोते बाबा, जो कि जथुरा का अगला भाग है। देवराज चौहान और मोना चौधरी एक साथ। कालचक्र सबको अपने में समेटकर अपने जाल में फंसा रहा था। उसमें फंसे थे देवराज चौहान, जगमोहन, सोहनलाल, बाकेलाल राठौर, रुस्तम राव, नगीना, मोना चौधरी, पारसनाथ महाजन, लक्ष्मण दास, सपन चड्डा, कमला रानी और मखानी। पोते बाबा। प्रस्तुत उपन्यास पोते बाबा हम वहीं से शुरू करते हैं जहां पूर्व प्रकाशित उपन्यास जथुरा समाप्त हुआ था। जथुरा में तब आखिरी दृश्य चल रहा था कि जगमोहन और सोहनलाल को कालचक्र कमला रानी के माध्यम से कुएं में फेंकवा देता है और कालचक्र का वो कुआं जमीन में धंसता हुआ अनजानी दुनिया में जा पहुंचता है। वहां जब जगमोहन और सोहनलाल कुएं से बाहर निकलते हैं तो खुद को अजीब सुनसान जगह पर पाते हैं। तभी सामने से एक घुड़सवार जिसने नीली वर्दी पहन रखी है तेजी से आता है और उन्हें बताता है कि रानी साहिबा का काफिला आ रहा है, रास्ते से हट जाओ। ये कहकर वो आगे बढ़ जाता है और जगमोहन सोहनलाल पास के एक बड़े से पहाड़ी पत्थर के पीछे छिप जाते हैं कि उन्हें काफ़ी दूर धूल का उठता गुबार दिखाई देता है। जगमोहन और सोहनलाल की निगाह दूर धूल के उठते गुबार पर टिकी थी, जो कि पल प्रतिपल बड़ा होता जा रहा था। देखते ही देखते धूल का गुबार अब स्पष्ट होने लगा। वो काफ़ी सारे घुड़सवार थे जो कि नीली वर्दी में थे। वो कतार में थे। उनके पीछे छत्र लगी बग्घी दिखी और बग्घी के पीछे भी घुड़सवार थे। ये रानी साहिबा का काफिला है, जगमोहन बोला। लेकिन रानी साहिबा हैं कौन? सोहनलाल ने गहरी सांस ली। क्या पता, हमें कालचक्र ने अनजानी जमीन पर पहुंचा दिया है। हम पूर्व जन्म में तो नहीं पहुंच गए? सोहनलाल ने गर्दन घुमाकर जगमोहन को देखा। जगमोहन की निगाह भी सोहनलाल पर गई। कुछ पलों तक उनके बीच चुप्पी रही, फिर जगमोहन गंभीर स्वर में कह उठा, ये जगह पूर्व जन्म का हिस्सा नहीं हो सकती। क्यों? जथुरा ने कालचक्र हमारे पीछे डाला था कि वो हमें पूर्व जन्म के सफर के लिए रोक सके। ऐसे में कालचक्र में पूर्व जन्म में क्यों पहुंचाएगा? जगमोहन ने सोच भरे स्वर में कहा। सोहनलाल की निगाह काफिले की तरफ गई, जो कि अब पास आता जा रहा था। तुम उसे भूल गए जो मुझे जथुरा के हादसों का पूर्वाभास करा रहा है। वो कुएं में अदृश्य रूप से हमें मिला और हमसे बात की थी। उसने कहा था कि हम लोग कालचक्र के भीतरी हिस्से में आ फंसे। जगमोहन ने कहा, उसके मुताबिक कालचक्र हमें अपने भीतर निगल रहा है, जहां हमारे लिए ढेरों खतरे हैं। परंतु वो जो भी है, वक्त वक्त पर हमारी सहायता करता रहेगा। लेकिन उसने ये भी कहा था कि अब हमारे सामने इतने खतरे आएंगे कि हम बच ना सकेंगे, जबकि हम पूर्व जन्म में प्रवेश करना चाहते हैं। सोहनलाल ने कहा, मजबूरी में। वैसे पूर्व जन्म में प्रवेश करके खतरों का सामना करने की हमारी इच्छा नहीं है। जगमोहन की निगाह काफिले की तरफ उठी। जथुरा हमें पूर्व जन्म में प्रवेश करने पर रोकना चाहता है। यही वजह है कि हम जिद में पूर्व जन्म में प्रवेश करने की सोच रहे हैं कि देखें आखिर जथुरा क्यों नहीं चाहता कि हम पूर्व जन्म में प्रवेश करें। हम जथुरा के फेंके कालचक्र की भीतरी परतों में फंस चुके हैं। मेरे ख्याल में तो यहाँ से बच जाना संभव नहीं लगता। हमारी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। सोहनलाल बोला। काफिला करीब आ चुका था। दोनों की निगाह उस तरफ जा टिकी थी। उस बग्घी के आगे 6 घुड़सवार थे, पीछे भी 6 घुड़सवारी थे। सबकी कमर से बंधी तलवारें नजर आ रही थी। बग्घी में 2 घोड़े लगे थे। वहां एक युवती या औरत बैठी नजर आ रही थी। उसके अगल बगल कुछ पीछे की तरफ 2 युवतियां थीं, जिन्होंने बड़े से छाते की रॉड थाम रखी थी ताकि रानी साहिबा के ऊपर छाया रहे। दौड़ती बग्घी में इस तरह का उस भारी छाते को संभाले रखना आसान नहीं था। कोचवान बग्घी संभाले दौड़ा रहा था। काफिला अब उस बड़े पत्थर के उस पार से गुजरने लगा था जिसके पीछे वे छिपे थे। परंतु तभी जगमोहन से गलती हो गई। जब बग्घी पत्थर के पीछे से निकल रही थी तो उसने सिर आगे करके बग्घी के भीतर बैठी रानी साहिबा को देख लेना चाहा, और यही वो वक्त था कि रानी साहिबा नाम की औरत की निगाह यूं ही इस तरफ ही थी। रोको! रानी साहिबा एकाएक तेज स्वर में कह उठी। बग्घी रोको! फौरन ही कोचवान ने बग्घी रोक दी। पीछे आते घुड़सवार भी थम गए। आगे के घुड़सवार 20-30 कदम अवश्य आगे निकल गए थे, परंतु वे पलटकर करीब आ गए। तभी यह घुड़सवार फौरन बग्घी के पास आ पहुंचा। हुक्म रानी साहिबा, वो अदब से बोला। रानी साहिबा 35 से 50 तक की किसी भी उम्र की हो सकती थी। वो खूबसूरत थी, चोली धारा और चुनरी में थी। वो कभी वो ज़्यादा उम्र की झलकती तो कभी कम उम्र की लगती। उस पत्थर के पीछे कोई छुपा है, रानी साहिबा ने कहा और उठ खड़ी हुई। मैं भी देखता हूँ। नहीं, मैं देखूंगी। कहने के साथ ही रानी साहिबा एक ही छलांग में बग्घी से नीचे आ गई। उसके पांव नंगे थे। आप क्यों तकलीफ करती? उस घुड़सवार ने कहना चाहा। मुझे लगता है कालचक्र से मुझे मुक्ति मिलने वाली है, रानी साहिबा ने गंभीर स्वर में कहा। उस पुरानी किताब में यही लिखा था कि सफ़र के दौरान मैं एक पत्थर के पीछे छुपे युवक को देखूंगी, जो कि असल में 2 होंगे। वे कालचक्र का हिस्सा नहीं होंगे।
काल चक्र में फंसकर यहाँ पहुँचे होंगे, वही मेरी मुक्ति का साधन बनेंगे। आपने 2 युवकों को देखा? घुड़सवार ने पूछा। नहीं, एक को। अगर वो 2 हैं तो किताब की बात सच हो सकती है। शायद ये वही हो। तुम यहीं ठहरो। रानी साहिबा आगे बढ़ती कह उठी। मैं वहाँ जाकर देखूंगी, आपको वहाँ खतरा। चुप रहो। रानी साहिबा 30-40 कदम का फासला तय करके पत्थर के पीछे की तरफ पहुंची। जगमोहन तो रानी साहिबा से नजर मिलते ही दुबक गया था, परंतु उसी पल ही घोड़ों की खामोश होती टापों का उसे एहसास हो गया था कि काफिला अचानक ही रुक गया है। जगमोहन को लगा कि इस तरह झांककर उसने गलती कर दी है। सोहनलाल उस वक्त गोली वाली सिगरेट सुलगा रहा था। हालांकि कुएं में सिगरेट माचिस गीली हो गई थी, परंतु सिगरेट माचिस को कोई नुकसान नहीं हुआ था। उसने सिगरेट सुलगाकर कश लिया कि तभी सामने आ खड़ी रानी साहिबा पर उसकी नज़र पड़ी। रानी साहिबा सोहनलाल को धुआं उड़ाते देख रही थी। सोहनलाल हड़बड़ाया सा रानी साहिबा को देखने लगा। हम मुसीबत में पड़ गए सोहनलाल, जगमोहन ने धीमे स्वर में कहा। क्यों? ये रानी साहिबा और मुझे देखने के बाद ही इसे अपना काफिला रोका है। तभी रानी साहिबा उनके करीब आने लगी। दोनों की निगाह उस पर जा टिकी थी। स्वागत है धुआं उड़ाने वाले इंसान। रानी साहिबा 4 कदम पर ठिठक कर मुस्कुराकर बोली। मैं? सोहनलाल फौरन सीधा हुआ। तुम्ही। उस किताब में लिखा है कि एक इंसान धुआं उड़ा रहा होगा, वही मुझे मुक्ति दिलाएगा। कौन सी किताब? कालचक्र की किताब। जब मुझे कालचक्र के भीतरी हिस्से में स्थापित किया गया था, तभी वो किताब लिख दी गई थी कि धुआं उड़ाने वाले इंसान ही मुझे मुक्ति दिलाएगा, अगर मैं उसे खुश कर सकी तो। खुश? मैं तो खुशी हूँ, सोहनलाल के होंठों से निकला। यह खुश नहीं, दूसरा खुश। वो खुश तो मैं करूँगी, अपनी बाहों में समेट कर, झूला झूला कर। सोहनलाल ने जगमोहन को देखा। जगमोहन मुस्कुराया। ये क्या कह रही है? तुम्हें कह रही है, मुझे नहीं। ये मुझे खुश करने को कह रही है, लेकिन मैं दुखी कब था? सोहनलाल के होंठ सिकुड़ चुके थे। जगमोहन मुस्कुरा रहा था। सोहनलाल ने रानी साहिबा को देखा। रानी साहिबा हौले से हंस पड़ी, फिर कह उठी। तुम घबरा रहे हो धुआं उड़ाने वाले, जबकि मैं तुम्हारे इंतजार में 50 साल की होने पर भी कुंवारी हूँ। मेरे इंतजार में? सोहनलाल ने सक पकाकर जगमोहन को देखा। जन्मों का साथ लगता है। जगमोहन मुस्कुराकर सोहनलाल से बोला। ऐ धुआं उड़ाने वाले, तुम मुझसे घबरा मत, मैं तेरे को फूलों की तरह रखूंगी। वो कह उठी। फूलों की तरह? सोहनलाल ने रानी साहिबा को देखा। हाँ, मैं तेरे को हर पल खुश रखूंगी, क्योंकि तू ही मेरे को कालचक्र से मुक्ति दिलाएगा। तेरे इंतजार में मैं मरी जा रही थी कि तू कब मिलेगा मुझे। किताब में लिखा है कि 50 बरस की होने पर मुझे धुआं उड़ाने वाला मिलेगा। सब कुछ सच लिखा है उसमें। मेरे को ये पहले ही पता था। रानी साहिबा बराबर मुस्कुरा रही थी। मेरी तलाश पूरी हुई, मेरी उदासी के दिन दूर हुए। अब हम दोनों बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। ये मुझे पागल कर देगी, सोहनलाल जगमोहन से कह उठा। हम किसी बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। जगमोहन गंभीर हो गया था। तुम्हारा सेवक तुम्हें भ्रम में डाल रहा है। मैं मुसीबत नहीं हूँ, मैं तुम्हारा प्यार हूँ धुआं उड़ाने वाले। कब से तुम्हारे इंतजार कर रही थी। तुम्हारे लिए अभी तक मैं कुंवारी रही, वरना मेरे को पाने के लिए लोग लड़ाइयाँ लड़ते रहे, परंतु मैंने किसी के संग प्यार नहीं किया, क्योंकि उस किताब में लिखा है कि अगर मैं तुम्हारे मिलने तक कुंवारी रही तो तभी तुम्हारे द्वारा मैं मुक्ति पा सकूंगी। कहकर वो आगे बढ़ी और हाथ आगे किया। मेरा हाथ थामो। क्यों? सोहनलाल के होंठों से निकला। मैं तुम्हें अपने महल में ले चलूंगी, वहां हम प्रेम से रहेंगे। सोहनलाल ने व्याकुल से अंदाज में जगमोहन को देखा। जगमोहन उलझन भरी नजरों से रानी साहिबा को देख रहा था। तुम मुझसे बात करते करते अपने सेवक को क्यों देखने लगते हो? क्या उससे डरते हो? रानी साहिबा का हाथ अभी भी सोहनलाल की तरफ बढ़ा हुआ था। थाम लो मेरा हाथ, वो बोली। नहीं, सोहनलाल कह उठा। मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? क्या मैं सुंदर नहीं जो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे साथ चलोगे तो जान जाओगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। रानी साहिबा ने हाथ पीछे कर लिया और नाराजगी भरी नजरों से सोहनलाल को देखा। मेरा नाम नानिया है, लोग मुझे रानी साहिबा कहते हैं, वो कह उठी। सोहनलाल खामोश रहा। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। नहीं, मेरे पहरेदार तुम्हें ज़बरदस्ती साथ ले जा सकते हैं, नानिया बोली, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती हो, क्योंकि तुम्हारे इंतजार में मैं कब से बैठी थी। तुम जानती हो ये कालचक्र है? जगमोहन ने कहा। अवश्य सेवक, कालचक्र की भीतरी परतों में मुझे डाला गया है, नानिया कह उठी। किसने किया ऐसा? सोबरा ने। परंतु अब कालचक्र पर जथुरा का कब्जा हो चुका है। जथुरा के इशारे पर ही इस वक्त कालचक्र काम कर रहा है। हमें कालचक्र ने फंसाकर यहाँ फेंका है। जानती हूँ, तभी तो तुम दोनों यहाँ तक आ गए, परंतु तुम्हें आना ही था। वो किताब में लिखा है ऐसा। कहाँ है किताब? मेरे पास, मेरे महल में। कुछ पल वहाँ चुप्पी रही। ऐ सेवक, क्या तुम अपने मालिक को मेरे साथ चलने पर तैयार कर सकते हो? क्यों? क्यों हम तुम्हारे साथ चलें? मुझे मुक्ति चाहिए कालचक्र से, और किताब में लिखा है कि धुआं उड़ाने वाला ही मुझे मुक्ति दिलाएगा। तुम धोखा भी हो सकती हो हमारे लिए। क्या मैं तुम्हें ऐसी लगती हूँ? कालचक्र में कुछ भी हो सकता है। नानिया ने गहरी सांस ली और बोली।
तो मुझे धुआं उड़ाने वाले के साथ ज़बरदस्ती करनी ही पड़ेगी। तभी सोहनलाल कह उठा, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। नानिया का चेहरा खिल उठा, तुम सच में मुझे प्यार करते हो धुआं उड़ाने वाले? मेरे ख्याल में ये गलत होगा, जगमोहन ने सोहनलाल से कहा। यहाँ हमारे लिए सब कुछ अनजाना और नया है, कहीं तो हमें कदम आगे बढ़ानी ही है, परंतु इसके साथ जाने से हम किसी बड़ी मुसीबत में, इसके साथ नहीं गए तो क्या गारंटी कि हम मुसीबत में नहीं फंसेंगे? सोहनलाल ने कहा। जगमोहन के होठ भिज गए। हम काल चक्र में हैं, यहाँ हमारे लिए सिर्फ खतरे हैं। जो तुम्हें जथुरा के हादसों का पूर्वाभास करा रहा था उसने भी कुएं में हमें यही कहा कि काल चक्र की गहरी परतों में हमारे सामने खतरे आएंगे जिनसे बचना कठिन है। अगर बच गए तो उस स्थिति में ही हम पूर्वजन्म में प्रवेश कर सकेंगे। जगमोहन ने गहरी सांस ली, नानिया को देखा। नानिया मुस्कुराकर सोहनलाल से बोली, मैंने तुम दोनों की बातें सुनी, तुम दोनों आशंका में फंसे हो, परंतु मेरे से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान क्यों नहीं होगा? सोहनलाल बोला, तुम भी तो कालचक्र का हिस्सा हो। तुम्हारा शक जायज़ है, परंतु मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। एक बार मेरे साथ चल के तो देखो। एक बार साथ चलने पर ही हमारा काम हो गया तो? धुआं उड़ाने वाले, तुम तो बहुत डरपोक हो, ऐसे में मुझे क्या मुक्ति दिलाओगे? मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा? तो उस किताब में ऐसा क्यों लिखा है? नानिया ने सोच भरे स्वर में कहा। और क्या क्या लिखा है उस किताब में? बहुत कुछ, परंतु वो मुझे समझ नहीं आता। अपने मतलब की बात ही समझ पाती हूँ। किसने लिखी वो किताब? सोबरा ने। जब उसने कालचक्र की भीतरी परतों में मुझे बिठाया तो वो किताब भी मुझे दे दी थी। कहा कि ये किताब मुझे कालचक्र से आज़ाद कराएगी। हैरानी है, सोबरा ने कालचक्र का निर्माण किया और वो तुम्हें कालचक्र से मुक्ति का रास्ता भी बता रहा है। शायद तब सोबरा को आशंका रही होगी कि कालचक्र पर उसका भाई जथुरा अपना कब्जा जमा सकता है। नानिया बोली, इस बात पर मैंने भी बहुत बार सोचा, परंतु किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। अब तुम चलो मेरे साथ, देर क्यों कर रहे हो? यहाँ गर्मी भी बहुत है। महल में पहुंचकर तुम मेरे साथ गुलाब जल में नहाना। सोहनलाल ने जगमोहन को देखा। अब मैं क्या करूं? जैसा तुम चाहो, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। तुम बात बात पर अपने सेवक से इजाज़त क्यों लेते हो? नानिया तीखे स्वर में बोली। इजाज़त नहीं, सलाह ले रहा हूँ। ये मुझे सलाह देने की सेवा करता है। ओह समझी, नानिया ने सिर हिलाया। तो क्या सलाह दी इसने? इसे तुम पर भरोसा नहीं, फिर भी ये कहता है कि एक बार तुम्हें आजमा कर देख लूँ। सलाह तो समझदारी वाली है, परंतु देखने में ये इतना समझदार नहीं लगता। जगमोहन ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। नानिया ने सोहनलाल की तरफ हाथ बढ़ाया। सोहनलाल ने गहरी सांस ली और उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। ओह, कितना अच्छा लग रहा है तुम्हारा हाथ अपने हाथों में पाकर। आओ, मेरे साथ आओ। सोहनलाल उसके साथ चल पड़ा। जगमोहन होठ से कोड़े 4 कदम पीछे था। वे चट्टानों के पीछे से निकले तो सामने बग्गी और घुड़सवार दिखने लगे। तुम्हारा नाम क्या है धुआं उड़ाने वाले? सोहनलाल। कितना अच्छा नाम है। तुम तो, आगे के शब्द नानिया के होठों में ही रह गए। दूर धूल का गुब्बार उड़ता दिखा। ओह, नानिया के होठों से निकला, इस दिशा से तो बोगस के आदमी आते हैं। बोगस कौन? सोहनलाल ने कहा। तभी एक घुड़सवार घोड़े को दौड़ाता पास आया। रानी साहबा, ये बोगस के आदमी है, यहाँ से निकल चलिए, उनकी संख्या ज़्यादा लगती है। आओ, नानिया चीखी। फिर वे सब बग्गी की तरफ दौड़े। नानिया ने सोहनलाल का हाथ थाम रखा था। आनन फानन वे तीनों बग्गी में बैठे। चलो, वो घुड़सवार चीखा। इसके साथ ही काफिला पुनः दौड़ पड़ा। सोहनलाल नानिया के साथ ही बग्गी पर बैठ गया था। जबकि जगमोहन को बैठने के लिए जगह नहीं मिली तो वो नीचे बग्गी के फर्श पर बैठ गया था। दौड़ती बग्गी में खड़ा रह पाना आसान नहीं था। दोनों सेविकाओं ने बड़ा सा छाता अभी भी संभाल रखा था, परंतु बग्गी की रफ्तार छाते को डगमगा रही थी। रफ्तार तेज करो, एक घुड़सवार चीखा। काफिला बहुत तेजी से दौड़ रहा था। धूल उड़ रही थी। घोड़ों की टापों की आवाज़ वातावरण में गूंज रही थी। नानिया ने गर्दन घुमाकर उधर देखा जिधर से बोगस वाले घुड़सवार आ रहे थे। वो अब स्पष्ट नजर आने लगे थे। उनकी रफ्तार भी कम नहीं थी। वे 10 से ज़्यादा लग रहे थे। तभी सामने जंगल नजर आने लगा। नानिया विचलित सी हो उठी। हम भागकर निकल नहीं सकेंगे, आगे जंगल आ गया है, हमारी रफ्तार कम हो जाएगी। वो बड़बड़ाई। तो उनकी रफ्तार भी तो कम हो जाएगी, सोहनलाल ने कहा। उनकी और हमारी स्थिति में फ़र्क है। वो झगड़ना चाहते हैं और हम झगड़े से बचना चाहते हैं। तो तुम उससे डर रही हो? मुझे तुम्हारी चिंता है सोहनलाल। मेरी चिंता? सोहनलाल के होठों से निकला। हाँ, तुम्हारे दम पर मैं कालचक्र से मुक्ति पा लेना चाहती हूँ, जैसा कि किताब में लिखा है। तुम मुझे इस कालचक्र से आज़ाद करा दोगे। इस झगड़े में अगर तुम्हें कुछ हो गया तो कालचक्र से मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। सोहनलाल मुस्कुरा पड़ा। तभी नीचे बैठा जगमोहन बोला, बोगस है कौन? क्यों तुम लोगों से झगड़ा करना चाहता है? वो मुझे पाना चाहता है, बरसों से इसी चेष्टा में लगा है। फिर तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए, सोहनलाल बोला। क्यों? ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि वो तुम्हें पालेगा। नानिया के चेहरे पर कड़वे भाव उभरे। रफ्तार तेज करो, एक घुड़सवार के चीखने की आवाज़ आई। सोहनलाल, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं 50 साल की उम्र तक भी कुंवारी क्यों रही, याद है? तो मुझे तुम्हारे अलावा किसी और ने पा लिया तो मैं काल चक्र से मुक्ति नहीं पा सकूंगी। काल चक्र से बाहर निकलने तक मुझे तुम्हारी बनकर ही रहना होगा, तुम्हें खुश रखना होगा। तुम नहीं जानते कि बोगस बहुत बुरा आदमी है।
उसने मुझे पकड़ लिया तो नौकरानी बनाकर रखेगा मुझे। जब चाहेगा ऊपर चढ़ जाएगा, जब चाहेगा नीचे उतर जाएगा। मेरे आदमी उसे हर बार हरा देते हैं जब भी उसने मुझे पाने की चेष्टा की। तुम्हारे आदमियों ने उसे मारा क्यों नहीं? नीचे बैठा जगमोहन बोला। उसे मारा नहीं जा सकता। कालचक्र वाले आपस में किसी की जान नहीं ले सकते। सोबरा ने हमें बनाया ही इस तरह है। अगर हम आपस में झगड़ कर मरते रहे तो कालचक्र तबाह हो जाएगा। ओह, परंतु किसी को भी कैद करके रख सकते हैं। मेरे सिपाही इस बार भी बोगस और उसके आदमियों का मुकाबला करके उन्हें हरा देंगे, परंतु मुझे सिर्फ तुम्हारी चिंता है कि तुम्हें ना कुछ हो जाए। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम्हें जो करना है करो। मैं अपनी रक्षा और सुरक्षा दोनों ही कर सकता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं। क्यों? तुम कालचक्र के बाहर के हो। बोगस तुम्हारी जान ले सकता है, तुम मर सकते हो। मर गए तो मैं कालचक्र से कभी मुक्ति नहीं पा पाऊंगी। इस बार बिना झगड़े के हमें बचकर ही निकलना होगा। काफिला तेजी से दौड़ा जा रहा था। टापों की धड़ाधड़ आवाज़ें गूंज रही थी। सामने का जंगल अब करीब आ गया था। पीछे दाई तरफ से सोबरा के 12-14 घुड़सवार दौड़े आ रहे थे। पहले की अपेक्षा वो अब करीब थे। यही गति रहती तो कुछ देर बाद उन्होंने करीब आ जाना था, परंतु अब मुख्य समस्या ये थी कि सामने जंगल था और जंगल में घोड़ों को रफ्तार से दौड़ाना संभव नहीं था। यानी कि नानी और बोगस के आदमियों में झगड़ा होना ही था। तभी ये घुड़सवार बग्गी के साथ दौड़ता चिल्ला उठा, आगे जंगल है रानी साहिबा, वहाँ हमारी रफ्तार खत्म हो जाएगी। घोड़ों को चलकर जंगल पार करना होगा और इस स्थिति में बोगस के आदमियों से झगड़ा होगा, वो हमारे पास पहुंच जाएंगे। ऐसा है तो हमें मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। नानी दृढ़ स्वर में कह उठी। मैं इस सोहनलाल की वजह से मुकाबला टालना चाहती थी। ये वही है जो मुझे कालचक्र से आज़ाद कराएगा, परंतु मुकाबला टल नहीं सकता तो तैयार रहो। जंगल में पहुंचते फौरन घात लगा लो। बोगस और उसके आदमी जब जंगल में प्रवेश करें तो उन पर हमला बोल दो, उन्हें संभलने मत दो और हरा दो। ठीक है रानी साहिबा, मैं सोहनलाल के साथ जंगल में निकल जाऊंगी, रुकूंगी नहीं। हम सब कुछ संभाल लेंगे। कहने के साथ ही वो घुड़सवार और तेज हो गया और आगे अपने साथियों से जा मिला। तो हम तुम्हारे सैनिकों से अलग हो जाएंगे, सोहनलाल ने नानिया से कहा। इस वक्त इसी में हमारा भला है, मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। नानिया व्याकुल थी। उसी पल जगमोहन सिर उठाकर कह उठा, ऐसा तो नहीं कि तुम स्वयं बोगस से डर रही हो और भागने के लिए सोहनलाल की आड़ ले रही हो? नानिया ने जगमोहन को घूर कर देखा, फिर सोहनलाल से कहा, तुम्हारा सेवक बकवास बहुत करता है। इसकी परवाह मत करो, इसे चुप रहने की आदत नहीं है। वैसे क्या इसने सही नहीं कहा? गलत कहा है। तुम भी इसकी बातों में आ रहे हो? मेरी ताकत नहीं जानते तुम दोनों। जानते होते तो ये सब न कहते। इस वक्त हालात मेरे विपरीत है क्योंकि मेरे साथ सैनिक बहुत कम है। नानिया का स्वर कठोर हो गया। लेकिन अब मैं सबसे पहला काम बोगस के ठिकाने पर हमला बोलकर उसे बंदी बनाऊंगी। ये बात तो तुमने बहादुरी वाली कही। सोहनलाल मुस्कुरा पड़ा। तभी उनका काफिला तेजी से जंगल में प्रवेश करता चला गया। फैले पेड़ों की डालों से दौड़ती बग्गी अटक रही थी। उसकी रफ्तार कम हो गई थी। युवतियों ने संभाल रखा छाता तो कब का जंगल में प्रवेश करते ही पेड़ में अटक कर पीछे छूट गया था। फिर एकाएक घोड़े हिनना कर ठिठक गए। आगे घना जंगल शुरू हो रहा था। घने पेड़ों की मोटी मोटी डालें नीचे तक झुकी हुई थी। कोचवान बग्गी से उतरता कह उठा, रानी साहिबा, घने जंगल की वजह से बग्गी अब आगे नहीं जा पाएगी। वो रास्ता दूसरा था जहाँ से हम बग्गी ले जाते थे। मेरे ख्याल में हम सुरक्षित हैं। नानिया बग्गी से उतरती कह उठी, हम पैदल ही आगे जाएंगे। सोहनलाल, जगमोहन और दोनों सेविकाएं भी नीचे आ गईं। सोहनलाल ने पीछे देखा जहाँ से वे आए थे, परंतु उधर जंगल ही दिखा। बोगस के आदमियों की परवाह मत करो, नानिया सोहनलाल से बोली, मेरे आदमी उन्हें हरा देंगे। ऐसा है तो हमें वापस चलना चाहिए, जगमोहन बोला। नहीं, वापस जाकर मैं सोहनलाल की जान खतरे में नहीं डालूंगी, नानिया बोल पड़ी। जगमोहन ने मुस्कुराकर सोहनलाल से कहा, यहाँ तेरी वैल्यू बढ़ गई है। भगवान जाने किस्मत में क्या लिखा है। सोहनलाल बड़बड़ा उठा। नानिया ने आगे बढ़कर सोहनलाल का हाथ थामा और मुस्कुराई। सोहनलाल ने उसे देखा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं सोहनलाल? नानिया प्यार भरे स्वर में कह उठी। भरोसा हो या ना हो क्या फ़र्क पड़ता है? सोहनलाल मुस्कुराया। बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर तुम मुझ पर भरोसा करो तो मैं खुश हो जाऊंगी, फिर तुम्हें भी खुश रखूंगी। तभी कोचवान कह उठा, रानी साहिबा, हमें फ़ौरन आगे बढ़ना चाहिए। अभी हम खतरे से बाहर नहीं हैं। चलो। नानिया सोहनलाल का हाथ पकड़े रही। सब आगे बढ़ने लगे। आगे कोचवान, फिर नानिया, सोहनलाल और जगमोहन। सबसे पीछे नानिया की दोनों सेविकाएं चल रही थीं। बेहद घना जंगल था ये। आसमान तो स्पष्ट नजर ही नहीं आ रहा था, ना ही आसमान से रोशनी जंगल की ज़मीन तक पहुंच रही थी। गुमसुम सा उजाला था, जैसे अंधेरा और रोशनी घुल मिल गए हों। कोचवान ने अपनी तलवार निकालकर हाथ में ले रखी थी कि खतरे का सामना कर सके। जंगल की मिट्टी में नमी की वजह से उनके कदमों की आवाज़ें भी ठीक से नहीं सुनाई दे रही थी। तभी चलते चलते सोहनलाल बोला, तुम्हारा महल कितनी दूर है? अभी दूर है। कितनी? इसी तरह दिन भर चलते रहे तो महल तक पहुंच जाएंगे। अभी तक कितना दिन बीता है? आधा दिन। थक जाऊंगा मैं चलते चलते। फिक्र मत करो, मेरी सेविकाएं तुम्हें उठा लेंगी। इतना भी बुरा हाल नहीं होगा कि ऐसी नौबत आए। जगमोहन ने मुस्कुराकर सोहनलाल को देखा। तुम्हारी ऐसी खातिर पहले कभी नहीं हुई होगी, जगमोहन ने कहा। ठीक कहते हो, ये पहला मौका है। सोहनलाल ने गहरी सांस ली। मुझे लगता है कि तुम्हारा सेवक तुम्हें ठीक से इज्जत नहीं देता, नानिया बोली।
हाँ, मैंने इसे ज़्यादा ही सिर चढ़ा रखा है। वे सब तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे थे। जंगल घना हो चुका था। तुम धुआं नहीं उड़ा रहे? नानिया ने चलते चलते सोहनलाल को देखा। उड़ाऊं क्या? हाँ, तुम्हारा धुआं उड़ाना मुझे अच्छा लगता है, नानिया ने प्यार से कहा। सोहनलाल ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। ओह! नानिया ने गहरी सांस ली। इस धुएं की खुशबू कितनी अच्छी है। ये तुम्हें डुबो देगी, जगमोहन ने कहा। तुम ऐसा क्यों कहते हो सेवक? नानिया ने जगमोहन को देखा। मैं पागल हूँ इसलिए। कभी कभी तो मुझे पागल ही लगते। तभी आगे चलता कोचवान ठिठक गया। सब ठिठके। उनके कानों में घोड़े की टापों की आवाज़ पड़ी। सबकी नज़रें इधर उधर घूमने लगी। जगमोहन ने यह बात फौरन महसूस कर ली कि वो एक ही घोड़े की टापों की आवाज़ है। एक घोड़ा है। सोहनलाल ने जगमोहन को देखा। नानिया का कोई साथी होगा, जगमोहन बोला। तुमने मेरा नाम लिया? नानिया का स्वर कठोर हो गया। सब मुझे रानी साहिबा कहते हैं। कहते होंगे। मैं तुम्हारा सेवक या तुम्हारी जागीर का हिस्सा नहीं हूँ, जगमोहन बोला। बहुत बदतमीज हो तुम। मेरे सेवक को खुश मत कहो, सोहनलाल बोला। ठीक है, तुम कहते हो तो नहीं कहती। मैं अपने सोहनलाल को खुश रखूंगी। जो तुम चाहोगे वही करूंगी। क्या कहने? जगमोहन व्यंग से कह उठा। घोड़े की टापों की आवाज़ करीब आ गई थी। वो सब वहीं खड़े नजर घुमाते रहे। तभी कोचवान बोला, खतरा है। ये तुमने कैसे कहा कोचवान? रानी साहिबा, मैं अपने घोड़े की टापों की आवाज़ पहचानता हूँ। ये हमारे घोड़े की टापों की आवाज़ नहीं है। तुम्हें धोखा भी हो सकता है। नहीं रानी साहिबा, अपनी बात पर मुझे भरोसा है। वो रहा। तभी जगमोहन क्या उठा। पेड़ों के बीच में से वो घुड़सवार 50 कदम दूर नजर आ रहा था। वहां आकर उसने घोड़ा रोक लिया था। ये ये तो बोगस है, नानिया के होंठों से निकला। अपने आदमियों को वहां मुकाबले के लिए छोड़ आया और मुझे ढूंढने के लिए जंगल तक आ गया। नानिया के शब्दों में कठोरता आ गई थी। मैं उसे सबक सिखाता हूँ, कहकर कोचवान ने उस तरफ जाना चाहा। रुक जाओ कोचवान, नानिया बोली। क्या पता वो हताश होकर वापस चला जाए। कोचवान ठिठक गया। मुझे एक मौका दे रानी साहिबा। तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकोगे। वो ज़्यादा बहादुर है, तुम्हें गिरा देगा। मैं उसे सबक सिखा दूंगा। तभी जगमोहन क्या उठा। उसने हमें देख लिया। ये सुनते ही नानिया का चेहरा कठोर हो गया। सोहनलाल, नानिया चिंतित स्वर में बोली, जब वो पास आए तो तुम कहीं छिप जाना। क्यों? मुझे तुम्हारी जान बचानी है। तुम काल चक्र का हिस्सा नहीं हो। बोगस तुम्हें मार सकता है। मैं उसकी परवाह नहीं करता। समझा करो। वो अब हमारी तरफ आ रहा है, जगमोहन बोला। पेड़ों के बीच में से नजर आता वो घुड़सवार जगह बनाता इसी तरफ आ रहा था, धीरे धीरे। घोड़े की बेहद धीमी टापों की आवाज़ कभी कभार कानों में पड़ जाती थी। सबकी निगाह उस पर रही। आखिरकार वो करीब और सामने आ गया। वो बोगस ही था। 5 फीट का गठीले बदन वाला व्यक्ति। एक हाथ में लगाम थी तो दूसरे में तलवार। सिर पर कम मात्रा में बाल थे। उसकी उम्र 50 के आसपास थी। सुर्ख सा चेहरा था उसका। कमर में कपड़ा बांध रखा था। घोड़े पर वो जिस अंदाज में बैठा था उससे वो लड़ाका लग रहा था। तुम्हें इतने करीब से देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा नानिया। बोगस क्या उठा। नानिया का चेहरा कठोर हो गया। तुम मुझसे झगड़ा क्यों करती हो? बोगस बोला। मैं तो तुम्हें सिर्फ पाना चाहता हूँ। मुझे कोई नहीं पा सकता। पागल हो तुम जो खुद को तुमने कुंवारा रखा हुआ है अभी तक। तुम जिसका इंतज़ार कर रही हो वो कभी नहीं आएगा। क्यों अपने शरीर को बेकार कर रही हो? इसका इस्तेमाल करो। मैंने हमेशा तुमसे दोस्ती ही चाहिए, परंतु तुमने झगड़ा किया। बोगस शांत स्वर में कह रहा था। आओ, हम एक हो जाए नानिया। मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा। नानिया के दांत भिजे रहे। कोचवान बार बार नानिया को देख रहा था। ये लोग कौन हैं? बोगस ने जगमोहन और सोहनलाल को देखा। पहले इन्हें देखा नहीं। ये, नानिया ने सोहनलाल का हाथ थामकर कहा। वही है जिसका मुझे इंतज़ार था। नहीं, सच कहा मैंने। फिर तो आज तुम्हें पाने की इच्छा को छोड़कर इसे मारूंगा। बोगस का स्वर कठोर हो गया। नानिया कुछ व्याकुल ही। यहाँ से चले जाओ बोगस। नानिया का स्वर गुस्से से कांपा। वरना आज तुम बचोगे नहीं। तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। हम सब काल चक्र के अंश हैं। हम तभी मर सकते हैं जब काल चक्र का अंत हो जाए। परंतु काल चक्र इतना शक्तिशाली है कि कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोगस खतरनाक स्वर में बोला। इस वक्त तुम्हारे साथ आदमी नहीं है, इसका फ़ायदा मुझे मिलेगा। पहले मैं तुम्हारे आशिक की जान लूंगा, फिर तुम्हें पाऊंगा। यह काल चक्र के बाहर से आया है। इसे मैं मौत दे सकता हूँ। मुझे हुक्म दीजिए रानी साहिबा। तलवार थामे कोचवान क्या उठा। जाओ और सबक सिखा दो इस कमीने को। नानिया गुर्रा उठी। कोचवान उसी पल तलवार थामे सतर्कता से बोगस की तरफ बढ़ने लगा। घोड़े पर बैठा बोगस कह उठा। तू मेरा क्या मुकाबला करेगा? कोचवान भी तलवार चलाने लगे। अब तो भूल में है तू। कोचवान बनने से पहले मैं लड़ाका था, पर मैंने तो तेरे को तलवार थामे कभी नहीं देखा। बोगस हंसा। जगमोहन और सोहनलाल की नजरें मिली। वो खामोश रहे। तभी नानिया सोहनलाल के कान में बोली। तुम यहाँ से भाग जाओ सोहनलाल। मैं तुम्हें दोबारा तलाश कर लूँगी। फिक्र मत करो, इसे तो मेरा सेवक ठीक कर देगा। तुम भागते क्यों नहीं? परेशान सी नानिया क्या उठी। मेरा सेवक सब ठीक करेगा। तुम देखती रहो। पागल मत बनो। बोगस बहुत अच्छी तलवार चलाता है।
मैं भाग गया और बोगस ने तुम्हें हासिल कर लिया तो तुम्हारी मुक्ति पाने का सपना सपना ही रह जाएगा। नानिया ने सख्ती से होंठ भींच लिए। इसलिए मेरे जाने या न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सोहनलाल बोला। हमें कुछ नहीं होगा। तुम बोगस को नहीं जानते सोहनलाल, तुम मेरे सेवक को नहीं जानती। सोहनलाल मुस्कुरा पड़ा। बोगस घोड़े पर बैठा था, तलवार थामे। पास पहुंचकर कोचवान ने पूरी ताकत से तलवार का वार बोगस पर किया। बोगस ने उसी पल अपनी तलवार से उसके वार को रोका और थोड़ा सा नीचे झुकते हुए तलवार को कोचवान की छाती में धंसा दिया। कोचवान जोरों से चीखा। तलवार हाथ से छूटकर नीचे जा गिरी। बोगस ने अपनी तलवार झटके से उसके सीने से खींच ली तो कोचवान नीचे जा गिरा और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। फिर उठ न सका। बोगस ने हंसकर नानिया को देखा। नानिया का चेहरा चिंतित था। अब कहो नानिया, तुम मेरे पास आती हो या तुम्हारे आशिक को मार दूं? तुम मेरी दोनों सेविकाओं को ले लो, ये कम उम्र की है, तुम्हें आनंद देगी। नानिया बोली, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तभी सोहनलाल नानिया से बोला, तुम तो कहती थी कि कालचक्र के भीतर वाले एक दूसरे की जान नहीं ले सकते। गलत क्या क्या मैंने? तुम्हारा कोचवान तो वो कुछ देर में उठ जाएगा, उसके घाव खुद ब खुद ही भर जाएंगे। ओह, अब मैं क्या करूं? ये मेरा कुंवारापन खत्म कर देगा, जबकि तुम्हारे आ जाने की वजह से ये वक्त मेरे लिए कालचक्र से मुक्ति का है। नानिया ने चिंतित स्वर में कहा, इस वक्त मैं तुम्हें भी नहीं बचा सकती, लेकिन मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। सोहनलाल मुस्कुराया। असंभव। मेरा सेवक बोगस को हरा देगा, बल्कि मार देगा, क्योंकि हम कालचक्र के नहीं हैं। यहाँ पर हम किसी को भी मार सकते हैं और कोई भी हमें मार सकता है। सोहनलाल ने शांत स्वर में कहा, बोगस बहुत ताकतवर है और तुम्हारा सेवक मुझे किसी काम का नहीं लगता। ठीक है, अब तुम मेरे सेवक का काम देखो, कहकर सोहनलाल ने जगमोहन को देखा। क्या करूं? जगमोहन ने पूछा। मार साले को। हमें क्या फ़ायदा इससे? फ़ायदा नुकसान तो पता नहीं, लेकिन इस वक्त तो इसे ख़त्म कर। रिवॉल्वर है ना? है। जगमोहन ने कहा और बोगस की तरफ बढ़ा। उसे अपनी तरफ आते पाकर बोगस की आंखें सिकुड़ी। जगमोहन चंद कदम पहले ठिठका और शांत स्वर में कह उठा, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ। बोगस हंस पड़ा। तो तुम मेरी जान लोगे? ठीक है, लो। मैं मजाक नहीं कर रहा, जगमोहन बोला। चले जाओ यहाँ से। मैं भी मजाक नहीं कर रहा, तुम मेरी जान लो। नानिया सोहनलाल से कह उठी, तुम्हारा सेवक तो पागल है। क्या इस तरह बातों से किसी को सबक सिखाया जाता है? फिर ये खाली हाथ बोगस का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बोगस अभी इसे मार देगा। सोहनलाल की शांत निगाह जगमोहन और बोगस पर थी। जगमोहन ने रिवॉल्वर निकाली और बोगस से कहा, अभी भी तुम्हारे पास मौका है यहाँ से भाग जाने का। बोगस ने उसके हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर को अजीब सी नजरों से देखा। क्या तुम इससे मुझे मारोगे? हाँ। हैरानी है कि इस जरा सी चीज़ से तुम तलवार का मुकाबला कैसे करोगे। आओ हम मुकाबला करें, मैं भी तो देखूं कि तुम किस बूते पर मुझे यहाँ से चले जाने के लिए धमका रहे हो। जगमोहन ने रिवॉल्वर वाला हाथ घोड़े पर बैठे बोगस की तरफ किया और गोली चला दी। कानों को फाड़ देने वाला धमाका गूंजा। बोगस के हिलने की वजह से निशाना चूक गया और गोली कंधे पर रगड़ दी गई। बोगस के होंठों से हल्की सी करहा निकली। उसी क्षण जगमोहन ने दूसरा फायर किया। बोगस के सिर में गोली जा लगी। बोगस उछलकर घोड़े से नीचे गिरा और फिर हिला भी नहीं। जगमोहन ने रिवॉल्वर जेब में रख ली। ये क्या हुआ? नानिया के होठों से हैरानी भरा स्वर निकला। बोगस मर गया? कैसे? मेरे सेवक ने मार दिया उसे। ओह, कितनी हैरानी की बात है कि तलवार के बिना मार दिया उसे। उसके हाथ में क्या था जिससे? वो हमारा हथियार है, हम तलवारों से नहीं लड़ते। सोहनलाल मुस्कुराया। अब तो तुम खुश हो? बहुत खुश। नानिया वास्तव में खुश थी। धमाके की आवाज़ कितनी मधुर है। मधुर? सोहनलाल ने नानिया को देखा। और नहीं तो क्या, मुझे धमाके की आवाज़ बहुत अच्छी लगी, लेकिन हमारी दुनिया के लोग तो इस धमाके से डरते हैं। मैं नहीं डरती, कहकर नानिया बोगस की लाश की तरफ बढ़ गई। सोहनलाल जगमोहन के पास पहुंचा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि हमें क्या करना चाहिए? सोहनलाल बोला, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो नानिया के साथ ही रहें, अंधेरे में रोशनी का बिंदु तो है हमारे लिए। जैसा तुम्हें ठीक लगे, हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं। तभी नानिया की आवाज़ आई। वो बोगस की लाश के पास खड़ी थी। ये तो सच में मर गया। तुम क्या समझी थी कि इस तरह गिरकर मजाक कर रहा था? सोहनलाल हंसा। मुझे इस पर भरोसा नहीं, जगमोहन बोला। नानिया कालचक्र का ही हिस्सा है। मैं नानिया का पूरा भरोसा नहीं कर रहा, उसे सतर्क, सोहनलाल ने कहा। नानिया जिस किताब का जिक्र कर रही है, मैं वो किताब देखना चाहता हूँ, जगमोहन बोला। किताब उसके महल में है, वो हमें वहीं तो ले जा रही है। नानिया कोचवान के पास पहुंची। सोहनलाल भी उस तरफ बढ़ गया। अब तुम कैसे हो? पहले से ठीक हूँ, घाव भर गया है। मैं बोगस से हार गया। कोई बात नहीं, वो तुमसे ज़्यादा ताकतवर था। उठ जाओ, अब हमें महल के लिए रवाना होना है। नानिया की दोनों सेविकाओं में से एक जगमोहन के पास पहुंची। तुम तो बहुत बहादुर हो। जगमोहन ने उसे देखा। वो सांवले रंग की तीखे नैन नक्श वाली खूबसूरत युवती थी। इतनी देर साथ रहने पर भी जगमोहन ने अभी तक उसे नहीं देखा था। इस वक्त वो खुश थी। शुक्रिया। तुम्हें मालूम है कि मैं भी अभी तक कुंवारी हूँ। वो फिर क्या उठी। अच्छा, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं। रानी साहिबा के करीब रहने वाली सेविका कुंवारी ही हो, ये रानी साहिबा का हुक्म है। परंतु अब रानी साहिबा को वो मिल गया जिसका उन्हें इंतज़ार था।
इसलिए हम पर से भी ये बंदिश हट जाएगी। तो मैं क्या करूँ? मैं तुम्हारे साथ प्यार करूँगी, मेरा नाम कोमा है। मेरे साथ? जगमोहन ने उसे घूरा। हाँ, तुम बहादुर हो। बोगस को तुमने जिस तरह मारा वो काम हर कोई नहीं कर सकता। तुम मेरे पास से दूर चली जाओ, वरना मैं तुम्हें भी बोगस की तरह मार दूंगा। मैं जानती हूँ तुम ऐसा नहीं करोगे, कोमा मुस्कुराई। क्यों नहीं करूँगा? तुम सिर्फ रानी साहिबा के दुश्मन को ही मारोगे। जगमोहन ने उसे घूरा। कोमा प्यार से जगमोहन को देख रही थी। जगमोहन सोहनलाल और नानिया की तरफ बढ़ गया, जो कि कोचवान के पास मौजूद थे। कोचवान अब उठ खड़ा हुआ था। वो स्वस्थ था। उसका घाव जैसे जादुई ताकत ने भर दिया था। तुम तो ठीक हो गए। जगमोहन उसे देखकर मुस्कुराया। परंतु मुझे दुख है कि मैं बोगस को हरा नहीं पाया। कोई भी हराए, काम होना चाहिए। सोहनलाल ने नानिया को देखकर पूछा, तुम हमसे मिलने से पहले काफिले के साथ कहाँ से आ रही थी? अपने माता पिता से मिलकर। माता पिता? हाँ, वो भी कालचक्र का अंश बने हुए कैद हैं। कहीं दूर रहते हैं वो। कभी कभी मैं उनसे मिलने जाती हूँ, परंतु जब तुम मुझे आज़ाद कर दोगे तो मेरे माता पिता खुद ब खुद ही आज़ाद हो जाएंगे। वो कैसे? कालचक्र में एक ही खून के लोग जो भी करते हैं उसका असर दूसरे पर होता है। मैं मरूंगी तो मेरे माता पिता भी मर जाएंगे। मैं आज़ाद होंगी तो वो भी कालचक्र से बाहर आ जाएंगे। अजीब बात है। सोबरा के कालचक्र को कोई नहीं समझ पाया। नानिया बोली, बहुत कुछ ऐसा है जो उलझन में डाल देता है। मैं तुम्हारी वो किताब देखना चाहता हूँ जिसमें लिखा है कि धुआं उड़ाने वाला आकर तुम्हें कालचक्र से मुक्ति दिलाएगा। अवश्य सेवक। वो किताब मेरे महल में है, वहाँ पहुँच तुम किताब देख लेना। उसमें और भी कई बातें लिखी हैं। हाँ, परंतु वे मेरी समझ में नहीं आती। तभी कोचवान क्या उठा, हमें फौरन आगे बढ़ जाना चाहिए ताकि दिन की रोशनी रहते महल तक पहुँच सके। अवश्य। हम। नानिया अपने शब्द पूरे ना कर सके। तभी कुछ दूर जैसे किसी ने होठों से अजीब शब्द निकाला हो। कोचवान घबरा कर क्या उठा, ओह, ये तो चिमटा जाति के लोग हैं, आपके पक्के दुश्मन हैं। आपने कुछ महीने पहले इनके 50 लोगों को कैद कर लिया था क्योंकि ये आपके सेवक बनने से इनकार कर रहे थे। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इधर ही जंगल में चिमटा जाती रहती है। वो लोग शायद धमाके सुनकर इस तरफ आ गए। होठों से आवाज़ें निकालकर वे इस तरह का इशारा तब देते हैं जब वे जंगल में बहुत बड़ा घेरा बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। अब की बार दूसरी तरफ से होठों से निकलने वाली कल कल की तीव्र आवाज़ गूंजी। ये तो बहुत बुरा होने वाला है रानी साहिबा। चिमटा जाति के लोग आपको कैद कर लेंगे। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, नानिया ने विश्वास भरे स्वर में कहा। ये आप क्या कह रही हैं? कोचवान ने व्याकुल निगाहों से रानी साहिबा को देखा। सोहनलाल का सेवक उन सबको मार देगा। क्या? जगमोहन के होठों से निकला। जिस तरह तुमने बोगस को मारा उस तरह। दो चार की बात हो तो जुदा बात है, ज़्यादा संख्या हो तो मैं नहीं मार सकता। जगमोहन बोला। ये क्या कह रहे हो? नानिया क्या उठी। ये सच कह रहा है, सोहनलाल बोला। 5-7 से ज़्यादा के मरने की उम्मीद मत करना। और रानी साहिबा? कोचवान घबरा हुआ था। उनकी संख्या तो ज़्यादा होगी, वो समूह में एक साथ चल निकलते हैं। कितनी संख्या हो सकती है? 50 या फिर 100? जगमोहन ने सोहनलाल से कहा। हम उनसे बच नहीं सकते। लेकिन हमें बचना है, सोहनलाल बोला। कैसे बचेंगे? सोहनलाल ने नानिया से पूछा। तुम बताओ कैसे बचेंगे? मैं क्या बताऊं? अगर मेरे पास सैनिक होते तो उन्हें देखकर वो भाग जाते। नानिया परेशान स्वर में क्या उठी। ये सोचो कि हम कैसे बच सकते हैं। मैं नहीं जानती। तुम बताओ, जगमोहन ने कोचवान से पूछा। मैं भी नहीं जानता। वो हमें कैद कर लेंगे। रानी साहिबा से खार खाते हैं, कोचवान ने कहा। यहाँ तो मुसीबतें ही मुसीबतें हैं, सोहनलाल क्या उठा। एक बार महल में पहुंच जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। नानिया ने जैसे उसे तसल्ली दी। पहुंचेंगे तब ना, सोहनलाल ने बुरा सा मुंह बनाया। सब पेड़ों पर चढ़ जाओ, जगमोहन बोला। ऊपरी डाल पर खुद को छिपाने की चेष्टा करो। सतर्क रहकर यह काम करना होगा ताकि वे लोग नीचे से निकल जाएं। सब अलग अलग पेड़ों पर चढ़ेंगे। अब यही एकमात्र रास्ता था। वे सब अलग अलग पेड़ों पर चढ़ने लगे। जगमोहन पेड़ पर चढ़ा। 20 फुट ऊपर चढ़कर नीचे देखा तो झल्ला उठा। कोमा भी उसी पेड़ पर चढ़ी आ रही थी। जगमोहन से जब नजरें मिली तो वो मुस्कुराई। दांत क्या फाड़ रही हो, अब ऊपर आ जा, जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा। कुछ ही पलों में कोमा ऊपर उसके पास जा पहुंची। दोनों मोटी डाल पर बैठ गए। तू गुस्से में बहुत अच्छा लगता है। चुप कर। जब मैंने कहा था कि अलग अलग पेड़ पर चढ़ना है तो तू क्यों? तू मुझे अच्छा लगता। चुप 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 कर, जगमोहन मुंह बनाकर बोला। कोमा चुप कर गई। ऊपर बैठे जगमोहन की निगाह हर तरफ घूमने लगी। वहां से जगमोहन को बोगस की लाश नजर आ रही थी। बोगस का घोड़ा नजर आ रहा था। जगमोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। जो लोग भी इस तरफ आ रहे थे वो बोगस की लाश और घोड़ा देखकर यहीं रुक जाएंगे और आसपास की जगह की अच्छी तरह तलाशी लेंगे। शायद वे देख लें कि वे पेड़ों पर हैं। उन्हें यहाँ से कुछ दूर जाकर पेड़ों पर छिपना चाहिए था, परंतु अब कुछ नहीं हो सकता था। वो लोग कभी भी यहाँ पहुँच सकते थे। तभी कल कल की आवाज़ जंगल में गूंजी। वो आवाज़ पहले की अपेक्षा करीब से आई थी। जगमोहन ने कोमा को देखा तो उसे देखती कोमा मुस्कुरा पड़ी। जगमोहन ने मुंह फेर लिया। जग्गू। जगमोहन इस आवाज़ को सुनकर चिहुका। कोमा भी हैरान हुई। वो कह उठी, हमारे पास कोई है। चुप कर, जगमोहन क्या उठा। तू बहुत किस्मत वाला है जग्गू। वो धीमी आवाज़ पुनः कानों में पड़ी। जगमोहन के होठ सिकुड़ चुके थे। पहचाना नहीं मुझे क्या?
मैं वही हूँ जो तेरे को जथुरा के हादसों का पूर्वाभास कराता रहा हूँ। यह विस्तार से जानने के लिए पढ़ें अनिल मोहन का पूर्व प्रकाशित उपन्यास जथुरा, जो कि चैनल पर अपलोड है। पहचानता हूँ तेरी आवाज़ को, लेकिन तू है कौन? अभी अपने बारे में नहीं बता सकता। काल चक्र की भीतरी परतों में हूँ। अपने बारे में कुछ कहा तो बात जथुरा तक पहुँच जाएगी। तूने मेरे को किस्मत वाला कहा? हाँ, शायद तू है। कानों में पड़ने वाली मध्यम सी आवाज़ में मुस्कान भरी थी। कैसे? जथुरा ने अनजाने में तुझे कालचक्र के ऐसे हिस्से में ला फेंका जो कि कुछ खास है। मैं समझा नहीं कि क्या खास है। यूं तो कालचक्र दुश्मन को नुकसान ही पहुंचाता है। मैंने तो सोचा था कि तुम लोगों के सामने ढेरों खतरे आएंगे, परंतु कालचक्र का यह हिस्सा शायद तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्यों? यह कालचक्र सोबरा का है, जिस पर जथुरा ने कब्जा कर रखा है। शायद ऐसा ही कोई अंदेशा होगा सोबरा को, तो उसने कालचक्र के इस हिस्से को ऐसा बनाया कि यहाँ कोई फंसे तो उसे जान का खतरा ना हो। ये बात तुम कैसे जानते हो? जगमोहन ने पूछा। मैंने कालचक्र के इस हिस्से की जानकारी पाने के लिए भाग दौड़ की तो मुझे कहीं भी खतरा नजर नहीं आया। तो अब मैं क्या करूं? अपनी समझ के हिसाब से चलो। मैं कालचक्र से बाहर कैसे निकलूंगा? नहीं जानता। कालचक्र को समझना मेरे लिए भी आसान नहीं। धीमी आवाज़ कानों में पड़ी। मतलब कि तुम मेरी कोई सहायता नहीं कर सकते? अभी तक तो नहीं। वैसे भी कालचक्र के इस हिस्से में तुम्हारे लिए खतरे कम है। सोबरा ने कालचक्र का यह हिस्सा जाने क्यों बनाया? क्योंकि यह हिस्सा कमज़ोर है और कालचक्र के मालिक को नुकसान दे सकता है। चिमटा जाति के लोग इस तरफ आ रहे हैं, उनसे हमें खतरा है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम समझदारी से काम लेना। आवाज़ कानों में पड़ी। मुझे वापस पहुंचना है। देवराज चौहान मेरा इंतज़ार। देवा तो इस तरह उलझ चुका है कि उसे तेरा ध्यान ही नहीं है। क्या मतलब? कालचक्र में फंस चुके हैं वो। ओह, कालचक्र का ही कोई इंसान जग्गू बना इस वक्त देवा के पास मौजूद है? नहीं, मैंने सच कहा है। उसका नाम मखानी है। वो देवराज चौहान को धोखे से नुकसान पहुंचा सकता है। जगमोहन ने बेचैनी से कहा। यह बात देवराज चौहान को बतानी होगी। देवा तेरी बात क्यों मानेगा? वो तो उसी को असली जग्गू समझेगा जो उसके पास है। ओह, तू अपनी फिक्र कर। मत भूल कि तू भी कालचक्र में फंसा है। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो देख, चिमटा जाति वाले लोग आ गए हैं। अब तू उनसे निपट, मैं जाता हूँ। इसके साथ ही खामोशी छा गई। जगमोहन ने कुछ दूरी पर नीचे देखा। बोगस की लाश पर 3-4 लोग झुके हुए थे। 2 आदमी उसके घोड़े पर हाथ फेर रहे थे। उनके जिस्म कमर पर कपड़ा लिपटा हुआ था। शरीर के रंग काले जैसे थे। उनके हाथों में कुल्हाड़ी जैसे हथियार थे। जगमोहन खामोशी से उन्हें देखता रहा। तभी कुछ लोग और वहां आ गए। उसी पल एक ने मुंह में उंगली डालकर जोरों से कल कल की आवाज़ निकाली। जवाब में कुछ दूर से वैसी ही आवाज़ आई। ये बोगस है। एक आदमी बोला। मैं इसे पहचानता हूँ, लेकिन ये तो मरा पड़ा है। असंभव। दूसरा बोला। यहाँ कोई अपनी जान कैसे गंवा सकता है? काल चक्र वाले किसी की जान ले ही नहीं सकते। वो लोग आपस में एक दूसरे को देखने लगे। बोगस की मौत से ये तो स्पष्ट है कि कोई बाहरी व्यक्ति काल चक्र में आ गया है। वो हम सबको मार सकता है। वो ताकतवर होगा। अवश्य वो ताकतवर है, तभी काल चक्र का सामना करता हुआ वो यहाँ तक आ गया है। वो तो हमारे लिए भी खतरा बन सकता है। ओह, उसने तो हमें भी चिंता में डाल दिया है। जगमोहन सब कुछ सुन रहा था। तभी 30-40 लोग इकट्ठे वहां पहुंचे। उस भीड़ के आगे 4.5 फुट का एक व्यक्ति चल रहा था। उसके सिर के बाल सफ़ेद थे। वो फुर्तीला और सेहतमंद लग रहा था। सरदार, पहले खड़े लोगों में से एक ने कहा। गजब हो गया। बोगस की किसी ने हत्या कर दी। हत्या? यह कैसे संभव है? काल चक्र में फंसा कोई भी दूसरे की जान लेने में सफल नहीं हो सकता, सरदार ने कहा। आप खुद ही देख लीजिए। सरदार आगे बढ़ा और बोगस की लाश के पास पहुंचा। सरदार के माथे पर बल पड़ गए। वो नीचे झुका और टटोल कर बोगस की लाश को देखने लगा। फिर माथे पर देखा जहां गोली धसी थी और वहां से खून बाहर आया था। ओह, सरदार का चेहरा एकाएक खुशी से भर उठा। तो वो आ गया काल चक्र में? कौन सरदार? बाहर का आदमी। सोबरा ने कहा था कि बाहर से आने वाला ही हमें कालचक्र से मुक्ति दिलाएगा। वो हमें कालचक्र से बाहर ले जाएगा। मुझे अभी तक सोबरा की ये बात याद है। ये तो सोबरा का कालचक्र है। फिर उसने हमारी आज़ादी का रास्ता तुम्हें क्यों बताया है? ये मैं नहीं जानता, परंतु जो मैंने कहा वो सच है। सरदार सीधा सीधा खड़ा होते कह उठा। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। हमारी आज़ादी का वक्त करीब आ गया है। पूरा जंगल छान मारो, उसे ढूंढो और इज्जत से बस्ती तक ले आओ। वो हमारे साथ क्यों आएगा? वो तो हमें भी मार देगा। जगमोहन को उनकी बातें सुनकर महसूस हो गया कि इनसे उसे कोई खतरा नहीं। नानिया की तरह ये लोग भी यही सोचते हैं कि बाहर से आने वाला इंसान उन्हें कालचक्र से मुक्ति दिलाएगा। जगमोहन ने कोमा से कहा, तुम यहीं रहो। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? नीचे। वो चिमटा जाति के हैं, खतरनाक है, तुम्हें मार देंगे। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम यहीं रहो, जगमोहन ने कहा और नीचे उतरने लगा। जगमोहन उस तरफ बढ़ा जिधर वे सब खड़े थे। चंद पलों में ही उनकी निगाह जगमोहन पर पड़ गई। जगमोहन को पास आता पाकर वो पीछे हटने लगे, परंतु सरदार वहीं खड़ा उसे देखता रहा। जगमोहन 5 कदमों के फासले पर पहुंचकर ठिठक गया। बोगस को तुमने मारा? सरदार ने तेज स्वर में पूछा। हाँ, जगमोहन ने कहा। हमें कैसे यकीन हो? जगमोहन ने रिवॉल्वर निकाली और हाथ सरदार की तरफ उठाकर बोला, तुम्हें मार के दिखाऊं? नहीं, मुझे मत मारना। तुम मुझे काल चक्र के नहीं लगते, सरदार बोला।
मैं बाहर से आया हूँ। जगमोहन रिवॉल्वर को जेब में रखता क्या उठा। एकाएक सरदार मुस्कुराया और आगे बढ़कर जगमोहन का हाथ थाम लिया। तुम तो हमारे दोस्त हो। तुम कौन हो? मैं चिमटा जाति का सरदार हूँ। मुझे तो कब से तुम्हारा इंतजार था। क्यों? सोबरा ने कहा था कि काल चक्र के इस हिस्से में कोई भारी व्यक्ति आएगा जो हम सबको आज़ाद कराएगा। और क्या कहा था? सोबरा ने कहा था कि ये वो वक्त होगा जब उसके काल चक्र पर जथुरा अधिकार कर चुका होगा। तो सोबरा को पहले ही पता था कि काल चक्र जथुरा के अधिकार में चला जाएगा। जगमोहन बोला। तभी तो उसने ऐसा कहा। लेकिन मैं तुम लोगों को कैसे काल चक्र से बाहर ले जा सकता हूँ? मुझे बाहर जाने का रास्ता नहीं मालूम। मुझे मालूम है। सरदार क्या उठा। तुम्हें मालूम है? जगमोहन के होठों से अजीब सा स्वर निकला। हाँ, रास्ता मैं जानता। जानते हो तो तुम बाहर क्यों ना निकल गए? मैंने बाहर जाने की चेष्टा की परंतु सफल नहीं हो सका। हर बार भटक जाता हूँ। सरदार उसका हाथ थपथपा कर क्या उठा। तुम हमें काल चक्र से बाहर निकाल दो, हम तुम्हारे एहसान मान रहेंगे। तुम्हारी बातें काल चक्र की कोई चाल भी तो हो सकती है। सरदार फौरन उसका हाथ छोड़कर 2 कदम पीछे हटा। क्या तुम्हें मेरी बातों का भरोसा नहीं? नहीं। जगमोहन ने इनकार में सिर हिलाया। ऐसा मत कहो। तुम्हें मेरा कहा मान लेना चाहिए। सरदार बोला। अब तक बाकी लोगों के मन से जगमोहन का डर निकल गया था। वो जरा जरा पास आने लगे थे। यही वो वक्त था कि जब मोहनलाल पेड़ से उतरा और सामने आ गया। सरदार और उसके साथी सोहनलाल को देखकर चौंके। ये कौन है? सरदार ने सोहनलाल को घूरते हुए पूछा। मेरा साथी है। तुम 2 हो? हाँ। रानी साहिबा का कहा सुन रखा है मैंने कि 2 लोग आएंगे बाहरी दुनिया से। उनमें से एक धुआं उड़ाने वाला होगा। धुआं उड़ाने वाला ही रानी साहिबा को कालचक्र से मुक्ति दिलाएगा। सरदार बोला। और तुम्हें कौन मुक्ति दिलाएगा? जगमोहन ने पूछा। नहीं जानता। सोबरा ने सिर्फ ये कहा था कि जब भी कालचक्र के इस हिस्से में बाहर से लोग आएंगे तुम सबको मुक्ति मिलेगी। जगमोहन ने सोहनलाल को देखा। तभी सरदार बोला। तुम में से धुआं उड़ाने वाला कौन है? मैं। सोहनलाल ने कहा और सिगरेट सुलगा ली। कश लिया, मुंह से धुआं निकाला। ओह, वो तुम ही हो? तभी सोहनलाल ने पलटकर ऊंचे स्वर में कहा। सब नीचे आ जाओ। क्या और लोग भी हैं? सरदार ने पूछा। हाँ, परंतु उन्हें तुम जानते हो, जगमोहन ने कहा। तभी कोचवान, नानिया और कोमा अन्य सेविका पेड़ों से उतर आए। नानिया को देखते ही सरदार के माथे पर बल पड़ गए थे, जबकि अन्य गुस्से से चिल्लाने लगे। यह रानी साहिबा है। इसने हमारे साथियों को कैद करके सेवक बना लिया है। हम इसे कैद करेंगे, नहीं छोड़ेंगे तुझे। सरदार ने हाथ उठाकर अपने लोगों को देखा तो वो खामोश हो गए। नानिया के चेहरे पर गंभीरता थी। बगल में खड़ा कोचवान धीमे स्वर में क्या उठा। रानी साहिबा, अब हमारी खैर नहीं। चुप रहो, सोहनलाल सब ठीक कर लेगा। चिंता जाति भी काल चक्र से बाहर निकलना चाहती है, नानिया बोली। सरदार ने जगमोहन और सोहनलाल को देखकर कहा। मुझे ना पता था कि रानी साहिबा तुम लोगों के साथ है। अब तो पता चल गया, जगमोहन ने कहा। रानी साहिबा को हमारे हवाले कर दो, सरदार ने कहा। इसने हमारे लोग कैद कर रखे हैं। जगमोहन पलटकर नानिया से बोला। ये सच कह रहा है? हाँ। तुम्हें इसके लोगों को आज़ाद करना होगा। जगमोहन क्या उठा। तुम सेवक होकर मुझे आदेश कैसे दे सकते हो? नानिया उखड़ी। क्या तुम्हें सरदार के हवाले कर दूं? जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा। ऐसा मत करना, ये ठीक नहीं होगा। नानिया जल्दी से क्या उठी। ये जो कहे वो मानो, सोहनलाल बोला। इसी में मेरी खुशी है। ठीक है, मैं चिमटा जाति के लोगों को आज़ाद कर दूंगी, नानिया बोली। तुम्हारी खुशी के लिए। जगमोहन ने सरदार से कहा। सुन लिया तुमने? मुझे रानी साहिबा पर भरोसा नहीं, सरदार बोला। पीछे खड़े उसके लोग भी क्या उठे। हाँ, हमें इस औरत पर जरा भी भरोसा नहीं है। मुझ पर भरोसा है, जगमोहन ने कहा। तुम पर? हाँ, मैं। लेकिन तुम तो अभी कह रहे थे कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। मुझे नहीं है, परंतु तुम्हें मुझ पर भरोसा है क्या? सोबरा ने कहा था कि मैं तुम लोगों को कालचक्र से बाहर ले जाऊंगा। तुम्हें हम पर भरोसा नहीं तो हम तुम पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? भरोसा तो बनते ही बनता है। तो अब तुम क्या चाहते हो? हम रानी साहिबा को तब तक अपने यहाँ बंदी बनाकर रखेंगे जब तक हमारे लोग इसकी कैद से लौट नहीं आते। इसके लिए ज़रूरी है कि नानिया महल में जाए और तुम्हारे साथियों को आज़ाद करे, जगमोहन ने कहा। यह हम नहीं जानते, परंतु हम रानी साहिबा को कैद। तभी सोहनलाल क्या उठा। तुम तब तक इसे कैद रख सकते हो जब तक नानिया तुम्हारे लोगों को आज़ाद नहीं करती। मुझे। जगमोहन पल भर के लिए सकपका उठा। हाँ, तुम। मैं ही क्यों? तुम क्यों नहीं? जगमोहन का स्वर कड़वा हो गया। मैं बेटे, औरत का नशा तेरे सिर पर चढ़ गया है, जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा। यह बात नहीं, मैं तो। तभी सरदार क्या उठा। हमें मंजूर है, हम इसे कैद में रखेंगे। हो गया फैसला, जगमोहन ने सोहनलाल को देखते हुए कड़वे स्वर में कहा। मैं नानिया के साथ महल जाकर चिमटा जाति के लोगों को कैद से जल्दी छुड़वाऊंगा, सोहनलाल क्या उठा। क्यों नहीं? अब तो तू महल का राजा है क्योंकि रानी तेरे पर फिदा है। ये बात नहीं, मैं तो। तभी सरदार जगमोहन से क्या उठा। तुम हमारे साथ चलो, मुझे तुमसे कई बातें भी करनी है। बातें? जगमोहन ने उसे देखा। हाँ, यही कि तुम हमें कालचक्र से कैसे बाहर निकालोगे। मैं तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता भी बताऊंगा, जगमोहन ने सोहनलाल से कहा। नानिया जिस किताब का जिक्र कर रही थी, मुझे वो किताब भी चाहिए। सरदार के लोगों को छोड़ने के बाद तुम महल में। मैं महल में कैसे आऊँगा? मुझे क्या पता कि महल कहाँ पर है, जगमोहन झल्लाया।
सोहनलाल की निगाह नानिया की सेविकाओं पर गई। तभी नानिया कह उठी, मेरी एक सेविका तुम्हारे पास रहेगी, वो तुम्हें महल तक ले आएगी। रानी साहिबा का हुक्म सिर आंखों पर, कोमा ने कहा और जगमोहन के पास आ खड़ी हुई। जगमोहन ने कोमा को घूरा। कोमा मुस्कुरा पड़ी। हर तरफ मुसीबत ही मुसीबत है। जगमोहन बड़बड़ा उठा। नानिया आगे बढ़ी और सोहनलाल का हाथ थाम लिया। सोहनलाल ने कश लिया तो नानिया मुस्कुराकर बोली, धुएं की सुगंध कितनी अच्छी है। सोहनलाल उसे देखकर मुस्कुराया। तभी कोचवान ने नानिया से कहा, हम चले रानी साहिबा, फैसला हो गया, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं। हाँ, हमें चलना चाहिए, क्यों सोहनलाल? नानिया ने सोहनलाल को देखा। हाँ हाँ चलो। उल्लू का पट्ठा। जगमोहन क्या उठा। चिमटा जाति के लोगों को जल्दी आज़ाद करा के भेजना। मैं जाते ही ये काम करूँगा, सोहनलाल बोला। क्यों नानिया? हाँ सोहनलाल, नानिया ने कहा। तब अंधेरा हो जाएगा, परंतु ये काम अंधेरे में कर दिया जाएगा। उसके बाद कोचवान, एक सेविका, सोहनलाल और नानिया वहाँ से आगे बढ़ गए। जगमोहन ने सरदार को देखा। सरदार मुस्कुरा कर बोला, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा? क्या कहना चाहते हो? तुम मुझे कालचक्र से बाहर निकाल सकते हो, हम सबको बाहर निकाल सकते हो, तो मैं तुम्हें अपने से दूर क्यों जाने दूंगा? जगमोहन मुस्कुरा पड़ा। ये हमसे चालाकी कर रहा है जग्गू। कोमा कह उठी। जग्गू? जगमोहन ने कोमा को देखा। वो तुम किसी से बात कर रहे थे पेड़ पर, वो मुझे नजर नहीं आ रहा था, वो तुम्हें जग्गू ही तो कह रहा था। और तुमने मेरा नाम याद रख लिया। क्यों ना रखूंगी, तुम मुझे अच्छे जो लगते हो, कोमा ने प्यार से कहा। कहाँ जाऊँ? जगमोहन बड़बड़ाया, फिर रिवॉल्वर निकालकर सरदार से कहा, इसे जानते हो? इसी ने मेरे इशारे पर बोगस को मारा था। इससे मैं तुम सब लोगों को मार दूंगा। सरदार के चेहरे पर भय के भाव उभरे। मैं यह तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए रुका हूँ, ताकि तुमसे कालचक्र की बातें जान सकूँ, उस रास्ते के बारे में जान सकूँ जिसका तुम जिक्र कर रहे हो। याद रखो, मुझसे तुम लोग मेहमानों की तरह बर्ताव करोगे। जहाँ भी तुम लोगों ने चालाकी दिखाई, वहीं मैं सबको बोगस की तरह मार दूंगा। सरदार बेचैन दिख रहा था। रही बात कालचक्र से तुम लोगों को बाहर निकालने की, तो अगर मैं ऐसा कर सका तो ज़रूर करूँगा। मुझे खुशी होगी तुम लोगों के काम आकर। अब चलो, मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ पर तुम लोग रहते हो। अब हम दूसरे पात्रों की तरफ चलते हैं। देवराज चौहान, मोना चौधरी, पारसनाथ महाजन, रुस्तम राव, बाकीलाल राठौर, लक्ष्मण दास, सपन चड्ढा, मोमोजिन और जगमोहन के रूप में मखानी। पूरा मजा लेने के लिए तो आपको पूर्व प्रकाशित उपन्यास जथुरा पढ़ना पड़ेगा। मोटे तौर पर इतना बता देता हूँ कि पूर्व जन्म की महाशक्ति जथुरा नहीं चाहता कि ये लोग पूर्व जन्म की यात्रा करें, क्योंकि इस बार इनका पूर्व जन्म में जाने का मतलब है जथुरा से टकराव होगा, जो कि जथुरा के लिए नुकसान वाली बात है। जथुरा इन्हें रोकने के लिए भरपूर चेष्टा कर रहा है। अंत में जथुरा ने इन सब पर कालचक्र फेंका। उस कालचक्र में फंसकर ये सब एक एक करके इस अज्ञात जगह पर आ गए। यहाँ सब बेहोश हैं, सिवाय लक्ष्मण दास, मोमोजिन, सपन चड्ढा और जगमोहन बने मखानी के। हम एक बार फिर पाठकों को याद दिला दें कि मोमोजिन की इच्छाएं किसी शक्ति ने जगा दी। अब मोमोजिन अपने मन में उठने वाली इच्छाओं, इंसानी इच्छाओं की वजह से परेशान है कि अगर ये बात जथुरा के सेवकों को पता चल गई तो वे उसे मार देंगे। तो चलिए दोस्तों, नॉवेल का पहला भाग हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे क्या होगा ये जानेंगे हम अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।